हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज पर्टिकुलर 4 जनवरी के द हिंदू से एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन रीडिंग एडिटोरियल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हम यूजुअली डिस्कस कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा एनालिसिस एक पर्टिकुलर एडिटोरियल का दे सकें। आज बात हो रही है केरला के गवर्नर की, क्योंकि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है। सिनारियो क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, बिफोर फाइनली अग्रीइंग टू री इंस्टेट फॉर्मर मिनिस्टर साजिद चेरियान इनटू द कैबिनेट, केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैड लेफ्ट एवरीवन गेसिंग व्हेन ही डिसाइडेड टू सीक लीगल एडवाइस बिफोर अराइविंग एट द डिसीजन। यहाँ पे जो बात हो रही है, केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनको वापस से कैबिनेट मिनिस्टर चुनना है साजिद चेरियान को, और वो करने के पहले उन्होंने लीगल एडवाइस लेने का सोचा। जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो के चंद्रू साहब हैं, ये फॉर्मर जज रह चुके हैं मद्रास हाई कोर्ट के, तो इनका मैटर कानूनी रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है, जो कि एड एंड एडवाइस देता है किसको, गवर्नर को। अब चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर अपॉइंट करता है, जैसा कि प्रेसिडेंट करता है हमारे पार्लियामेंट में, और फिर यही गवर्नर चीफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेके अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। और सारे मिनिस्टर्स, आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है, दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब इस पूरे एडिटोरियल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लास्ट में ऑथर ने सीधा बता दिया है कि मान लीजिए अगर कोई गवर्नर किसी मंत्री को ओथ देना ना चाहे या उस मंत्री को रिमूव कर दिया हो बेसिकली, और वापस से चीफ मिनिस्टर बोले कि वो मंत्री मुझे चाहिए और गवर्नर मना करे, रिफ्यूज़ करे, टाले, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के कई सारे डिसीजन से एक सिचुएशन बन के आई है। तो क्या है कंक्लूजन, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ये PDF आपको मिल जाएगा, तो आप इसमें लिखा हुआ कंटेंट डेफिनेटली रीड कर सकते हैं, लेकिन समझ लेते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। एक ट्राइंगल समझिए। ट्राइंगल ये है कि सबसे टॉप पे बैठा है गवर्नर, इसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से यूनियन को। गवर्नर रिप्रेजेंट्स यूनियन। हम बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की। गवर्नर का रिश्ता किसके साथ है? चीफ मिनिस्टर के साथ। गवर्नर का एक रिश्ता है चीफ मिनिस्टर के साथ, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। गवर्नर क्या लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट गवर्नर नहीं होता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर और इधर एक है मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर का रिश्ता अपने मंत्री के साथ भी होता है। अब ये तीनों को अगर आप देखेंगे तो ये एग्जीक्यूटिव की बात हमें कर रहे हैं, यानी एग्जीक्यूटिव में गवर्नर का अक्सर देखा जाता है चीफ मिनिस्टर के साथ बैर होता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और गवर्नर यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पार्टीज़ की होती हैं, अक्सर कॉमनली ये देखा गया है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, बट देखा यही जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट गवर्नर के माध्यम से तभी होता है मुख्यमंत्री से, जब दोनों अलग अलग पार्टी के हों। यानी यूनियन गवर्नमेंट में जो पार्टी पावर में है और स्टेट गवर्नमेंट में जो पार्टी पावर में है वो अलग अलग होती है, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में आपको एक चीज़ पता है सिंपली, कि गवर्नर जो है वो किसकी एड एंड एडवाइस के साथ काम करता है? He works with the aid and advice of Council of Ministers. एंड ये कहते हैं यूजली बाउंड होता है, गवर्नर बाउंड होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जैसा कह दिया वो गवर्नर को वैसा ही करना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं कि ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में एक माइन्यूट सा बैलेंस है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्योंकि लेजिस्लेचर का पार्ट है, चुने हुए व्यक्ति हैं, और गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक अपॉइंटेड व्यक्ति है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो इनके बीच में एक फाइन बैलेंस है, ठीक है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। इस प्रेजेंट मामले में एक मंत्री था, ही वॉज अ मिनिस्टर। इन्होंने
कुछ बातें कहीं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें कहीं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें कहीं, गवर्नर की पोस्ट को डिसरेस्पेक्ट किया। ये मिनिस्टर को गवर्नर ने, लेट से गवर्नर ने कहा कि आई विल रिमूव इट, आई शैल रिमूव द मिनिस्टर, आई शैल रिमूव द मिनिस्टर, क्योंकि उसने मेरी पोस्ट को पहले तो शर्मिंदा किया है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें कही हैं। अब क्योंकि ये मिनिस्टर इलेक्ट हो चुका है, प्लस ये मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट कर लिया है। किसके कहने पे? चीफ मिनिस्टर बेसिकली किसको कहता है? गवर्नर को कहता है। गवर्नर ने अपॉइंट कर लिया, बाद में इन्होंने और कुछ गवर्नर के बारे में कह दिया, तो फिर इस पार्टी में रिवोल्ट हुआ, पार्टी में बेसिकली डिसएग्रीमेंट हुआ कि ऐसा मंत्री कैसे रख सकते हैं। तो फिर इस मंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया, सॉरी, इस मंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया गया। अब वापस से मुख्यमंत्री ने डिसाइड किया, चीफ मिनिस्टर ने वापस से डिसाइड किया कि इसी मिनिस्टर को हम मंत्री के रूप में रीअपॉइंट कर देंगे। अब रीअपॉइंटमेंट की जब बात हो रही है तो गवर्नर मना कर रहा है। गवर्नर कह रहा है कि हमें एक वकील से सलाह करना जरूरी है। अब यहां पे एक बात समझिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहती है कि कोई भी मिनिस्टर एंजॉयज ऑफिस, कोई भी मंत्री, दे एंजॉय देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। यानी जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक कोई मंत्री पदस्थ रह सकता है, वरना उसको मंत्री पद से हटा देंगे। असेंबली का पार्ट होगा क्योंकि इलेक्टेड व्यक्ति है, पर सरकार का हिस्सा नहीं हो सकता वो, ठीक है। एंजॉयज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब मामला यह है कि क्या गवर्नर, जब मुख्यमंत्री कह रहा है गवर्नर से कि आपको ये मंत्री को चुनना है, इसको अपॉइंट करना है, तो क्या आप मना कर सकते हैं? कैन द गवर्नर डिनाई? कैन द गवर्नर डिनाई? तो हम देखते हैं कि सेटल्ड लीगल पोजीशन क्या है। क्योंकि गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशन है किसको चुनने का? गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है चुनने का चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर को चुनने का डिस्क्रिशन है क्योंकि वो बुलाता है उस पार्टी को जिसकी मेजॉरिटी होती है उसको सरकार बनाने के लिए। तो चीफ मिनिस्टर चुनने का गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है। अब चीफ मिनिस्टर अपनी टीम बनाता है जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर अपनी टीम बनाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। क्यों? गवर्नर है यहां पे, गवर्नमेंट मत समझिएगा, गवर्नर है। क्यों? क्योंकि गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड होता है ना स्टेट का, तो भाई मंत्री परिषद भी एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है, तो एग्जीक्यूटिव हेड का सही होना चाहिए। बट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो मुख्यमंत्री लीड करता है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो इसका मतलब यह है कि जब गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसके एडवाइस पे काम कर रहा है? ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जब गवर्नर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मुख्यमंत्री की एडवाइस पे अपॉइंट कर रहा है, तो रिमूव करने के लिए भी, रिमूवल के दौरान भी चीफ मिनिस्टर का कॉन्करेंस होना जरूरी है। चीफ मिनिस्टर का कॉन्करेंस होना जरूरी है। और अगर चीफ मिनिस्टर कह रहा है किसी व्यक्ति को कि इस व्यक्ति को चुना जाना चाहिए एज अ मिनिस्टर, तो गवर्नर कांट डिनाई। एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है कि गवर्नर अपॉइंट करता है। अपॉइंट का मतलब क्या है? अपॉइंट का मतलब बेसिकली यह है कि ओथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ, शपथ ग्रहण कराता है बस। मात्र गवर्नर की इतनी पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंटेक्स्ट में। तो गवर्नर कांट डिनाई द रीअपॉइंटमेंट। तो ऐसे में ये मंत्री क्या करे जिसको गवर्नर ओथ भी नहीं दिला रहा है, गवर्नर ओथ भी नहीं दिला रहा है, ये मंत्री क्या करे? ये मंत्री तो परेशान हो जाएगा ना। मुख्यमंत्री कह रहा है कि इस मंत्री को रखो मेरी टीम में, पर गवर्नर मना कर रहा है। तो ऐसे में ऑथर कहते हैं कि ये मंत्री सिर्फ एक लेटर लिख सकता है। किसको? ये लेटर लिखेगा गवर्नर को। इसमें यह क्या होगा? इसमें यह अपनी ओथ और अपने सिग्नेचर को लिख के गवर्नर को सेंड कर देगा। फिर उसके बाद यही मंत्री कहां चला जाएगा? अपनी रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में, अपनी रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में चला जाए और रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट से
क्या मांग ले? डायरेक्शनल रिलीफ मांग ले, डायरेक्शनल रिलीफ। अब जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को गवर्नर को तो डायरेक्ट कर ही सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन डायरेक्ट द गवर्नर कि आप ऐसा करिए, क्योंकि अल्टीमेटली चीजें किसके हिसाब से होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन कौन देगा? स्टेट में हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से आप डायरेक्शनल रिलीफ मांग लीजिए, और डायरेक्शन रिलीफ में क्या होगा? यही चीज, यही बात जो कांट डिनाई वाला पॉइंट है, ये गवर्नर को हाई कोर्ट बता देगा, और ये मंत्री क्या हो सकता है? रीअपॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये चीज एक जज के द्वारा आ रही है। तो ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, वो यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और इस कंटेंट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एडिटोरियल में वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है। मुद्दा समझ गए आप? ये आंसर राइटिंग में कई बार हमें मदद करता है कि ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए जहां पे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाए, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो करना चाहिए। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको पता होने जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बेसिकली यहाँ पे जो जरूरी हैं वो आर्टिकल 151 से आर्टिकल 164 तक जरूरी हैं, पर्टिकुलरली आर्टिकल 153 और आर्टिकल 164 सब क्लॉज 2। क्लियर है आपको? तो हमने यहाँ पे बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल का शॉर्ट में जो कंक्लूजन है, जिस्ट है, उसको समझा, और ये कंक्लूजन फिर अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो कैसा लगा आपको एडिटोरियल? आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए। दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस।